हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो है डिफरेंशिएशन और टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। एक टफ क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का लिया है मैंने। इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन वीडियो सब देखे हैं, काफी टफ तरीके से और एक ऐसे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है या सॉल्यूशन दिए गए हैं कि जो याद रख पाना बहुत मुश्किल है या आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। लेकिन एक नई अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसी अप्रोच लगाते हैं जो आप मोस्टली कई बार कई क्वेश्चनों में लगा चुके हो, ठीक है। तब आपको ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। बेसिक सारा बताएंगे, लॉजिकल सारी चीजें बताएंगे, आप सिर्फ अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, वरना वो सारे लॉजिक्स और ट्रिक्स जो मैं आपको नए अप्रोच के लिए बताऊंगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो क्या कहता है, शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कि एक सर्कल में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। फिगर मैंने बना दिया था, आपको ये फिगर बना हुआ नहीं है, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है और वो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है कि वो कैसा ट्राइंगल है। वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है अपने को। तो सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल एबीसी और एक कंस्ट्रक्शन किया कि मैं इसमें एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं एएम, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर। और एक चीज का ध्यान रखिए, ये परपेंडिकुलर सेंटर ओ से ही पास करता हुआ जाएगा, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने लिखा ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC such that it lies from the center of circle, ये आपका कंस्ट्रक्शन है जो आपको मानना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फिर मैंने क्या किया, अपना रेडियस BO जोड़ दिया और इस रेडियस को मैंने R लेट ले लिया। जरा ध्यान से देखो, AO भी तो रेडियस ही हुआ, तो फिर वो भी R हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, आपको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो जरा ध्यान से, एरिया मान लेते हैं जिसको Z से डिनोट कर लेते हैं। A से इसलिए डिनोट नहीं कर रहे क्योंकि ट्राइंगल के नाम में ऑलरेडी A यूज कर रखा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AM, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले BC की पूरी वैल्यू ढूंढनी है, AM की पूरी वैल्यू ढूंढनी है, इंसर्ट करनी है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखो मेरा लॉजिकल और नया अप्रोच क्या है। मैंने क्या किया, यहां एक एंगल थीटा लेट कर लिया, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। हो सकता है समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जब आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी रफ्तार भी तेज रहेगी और क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगेगा इतना, ठीक है। ध्यान से देखो, अब थीटा के सामने क्या होती है साइड, वो होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और बची हुई साइड क्या होती है, बेस। अब मेरा अप्रोच क्या है, मुझे BC का वैल्यू चाहिए, BC का तो मुझे तो BM भी चाहिए और मुझे MC भी चाहिए, ठीक है। और AM चाहिए तो मुझे AO भी चाहिए, मुझे OM भी चाहिए। AO तो है R, OM ढूंढना है, तो तीन चीज ढूंढने के लिए हो गई, BM, CM और OM। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो AM है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो ध्यान रखिएगा ये जो BM है वो MC के बराबर भी है। ये भी लिख लीजिए कि हियर BM इज इक्वल टू CM, BM इज इक्वल टू CM, क्योंकि मैंने जो AM परपेंडिकुलर लिया है BC पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो BM निकाल लूंगा तो CM भी आ जाएगा और OM निकालना होगा। अब उसके लिए ये जो मैंने थीटा अभी लेट लिया है इसका यूज है। देखो कैसे, तो लेट जो मैंने किया पहले लिखो, लेट एंगल BOM इज इक्वल टू थीटा। अब जरा ट्राइंगल लीजिए, राइट ट्राइंगल OMB, इन ट्राइंगल OMB, और देखिए क्या निकालिए, पहले निकालिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई परपेंडिकुलर कितना है, BM, हाइपोटेन्यूज कितना है, BO, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है sin थीटा। BM का वैल्यू भाई पता नहीं है तो हमको, BO रेडियस R लेट लिया हुआ, R लिख दिया, इज इक्वल टू sin थीटा, और यहां से BM का वैल्यू आ गया
आर साइन थीटा। मैंने शुरू में बताया आपको, देखो कि बीएम और सीएम बराबर है, क्योंकि एएम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कह सकते हैं कि बीएम की वैल्यू भी आ गई और सीएम की वैल्यू भी आ गई। अब इसी ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लो, बता दूंगा अभी क्यों। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रिलेशनशिप इसका ये है कॉस का, तो कॉस थीटा। तो बेस तो अपने को पता नहीं, बी को अपने को पता है आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ एम का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आर कॉस और थीटा। अब चेक करो, मुझे बीसी चाहिए थे ना, बीसी एक्चुअल में बीएम और एमसी ही तो है, दोनों मेरे पास है, पुट हो जाएंगी। एएम, एओ और ओएम, एएम एओ आर है ही, ओएम मैंने अभी निकाल ली, तो सारी साइड्स तो मेरे पास आ गई है, बस पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। चलिए, तो z इज इक्वल टू हाफ बीसी, बीसी को पहले मैंने लिखा बीएम और सीएम, और एएम को मैंने लिखा एओ और ओएम। अब वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो z इज इक्वल टू हाफ आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, एओ इज आर और ओएम है आर कॉस थीटा। ये लीजिए, सारी वैल्यू तो इंसर्ट हो गई। तो z इज इक्वल टू हाफ आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, 2r साइन थीटा, ठीक है, और यहां कितना आ गया, r प्लस आर कॉस थीटा। यहां 2 से 2 चला गया, देखो ये एक r यहां से कॉमन आ रहा है, एक बाहर है, तो ये बाहर हो गया आर स्क्वायर, और ये साइन अंदर इंटू कर दो, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक्सप्रेशन हमारा वहां पर आ गया है जहां पर बिल्कुल डिफरेंशिएशन हम इसका कर सकते हैं। तो dz अपॉन डी थीटा, आर स्क्वायर बाहर, उसका कोई मतलब नहीं है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। साइन थीटा का कॉस थीटा, अब साइन थीटा कॉस थीटा दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं प्रोडक्ट को, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो माइनस का साइन स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स है कॉस एक्स, एक कॉस एक्स पहले है तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब स्टेप क्या आएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो बिल्कुल, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि वो निकालने हैं अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम करते क्या है, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते, तो dz अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो dz अपॉन डी थीटा क्या है, आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 0। अब ये आर स्क्वायर तो 0 के इधर जाके गायब हो गया, ये जो रह गया उसमें देखो एक टर्म कॉस का, एक टर्म कॉस का और एक टर्म साइन का, तो इस साइन स्क्वायर को कॉस बना लो, मतलब सारे रेशियो एक जैसे कर लो, तो कॉस थीटा माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 0, खोलो ब्रैकेट, तो कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो आसानी से हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो और अगले दो में से कॉमन निकालो, तो पहले दो में से कॉमन आ रहा है 2 कॉस थीटा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, अगले दो में से कॉमन आ रहा है माइनस का 1, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। देखो कॉस थीटा प्लस 1 फिर कॉमन आ गया, फिर निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, बचा क्या 2 कॉस थीटा माइनस का 1, 2 कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो लिखने का तरीका क्या होता है, आइदर या तो पहला टर्म 0 के बराबर है और या तो दूसरा टर्म 0 के बराबर है, ठीक। तो पहला टर्म अगर हम सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू -1 आएगी, मतलब कहने का ये है कि ऐसा कौन सा एंगल है cos का जो -1 देता हो, तो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व भी नहीं करना, नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे केस को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहां आएंगे, देखो कैसे, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो चेक करो cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर 1/2 है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को कैसे ले सकते हैं,
which implies theta is equal to pi by 3। तो वो थीटा तो आ गया जो मैंने लेट लिया था यहाँ पर कि ये जो मेरा थीटा लेट है ये मेरा आ गया है पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। मुझे तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल प्रूफ करना है, मतलब पूरा एंगल ए, पूरा एंगल बी, पूरा एंगल सी 60 डिग्री आना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा था शुरू में नई अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो नई अप्रोच थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले जाए समझाने में, लेकिन अगर समझ में आ गई तो कुछ नया याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही याद करके आंसर आ जाएगा जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो एरिया है ना इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो पहले डबल डेरिवेटिव करके मैक्सिमम एरिया प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिख लिया है, तो करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएट करिए, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। क्या करिए, इस थीटा को पुट करिए, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब पूरे एंगल्स में पाई बाय 3 डाल दीजिए। मैक्सिमम प्रूफ करना है तो गारंटीड है कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है थीटा डालने पर नेगेटिव आना चाहिए, सो ये इसका मैक्सिमम ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पहले सही से लिख लेता हूँ और हैंड टू हैंड इसमें डाल भी देता हूँ थीटा। तो आर स्क्वायर बाहर, माइनस का साइन पाई बाय 3, फिर माइनस का 2 साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 माइनस का 2 कॉस पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3। चलिए इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। वैसे एक चीज देखो, माइनस का 2 साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 और ये भी माइनस का 2 साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3, तो पक्की बात है ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया माइनस का 4 साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3। माइनस को बाहर करो तो माइनस का आर स्क्वायर और इनकी वैल्यूज रख लो। अब एक तरह से क्या, ये सारे पॉजिटिव हो गए। तो व्हाट इज साइन 60? साइन 60 होता है √3/2 प्लस 4 साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2। वैसे आंसर के बाहर नेगेटिव साइन आ चुका है, तो ये तो कंफर्म है कि ये प्रूव हो गया है मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3/2, क्योंकि नीचे का आपका बेस कॉमन है 2 आ गया, ऊपर आ गया √3 प्लस 2√3, तो ये टोटल कितना है आपके पास माइनस का आर स्क्वायर और 3√3/2। एक चीज का ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव किसी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं करते हैं। डबल डेरिवेटिव में अगर हमने अपना थीटा पुट कर दिया है, उससे सिर्फ ये चेक करना है कि पूरा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमारा आंसर नेगेटिव आ चुका है तो कंफर्म हो गया। कैसे लिखेंगे इस बात को कि सिंस d square z upon d theta square at theta equal to pi by 3 is less than 0, hence the area of the triangle is maximum। ये बात जो मैक्सिमम एरिया वाली बात थी वो प्रूव हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का कि इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। जब मुझे ये वाला थीटा पाई बाय 3 मिल चुका है, अब यहाँ पर एक नई अप्रोच लगाऊंगा जिससे कि आप यहाँ पर इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूव कर पाएंगे। जरा फिगर को ध्यान से देखो। अब इस सीओ की तो जरूरत खत्म हो गई सारी, यहाँ तो इनकी कोई जरूरत है ही नहीं। चलो मैंने जोड़ा इस सी को भी। जरा चेक करो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। वैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। वो कैसे, इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल OMC चेक करो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। चेक करिए क्या OM और OM कॉमन है। हाँ बिल्कुल, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो आपने लिखा इसे कॉमन। और क्या BM और CM बराबर है, तो भाई शुरू में कंस्ट्रक्शन ले लिया था हमने, तो BM इज इक्वल टू CM, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। तो हाँ बिल्कुल, ट्राइंगल OMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMC। और देखो रिलेशनशिप क्या लगाया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल
साइड। तो एक चीज कह सकते हैं कि ये 3 और ये 4, तो ये 3 और 4 बराबर है। रीजन क्या? सीपीसीटी। ये तो होता है अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पहले ट्रायंगल की सारी साइड दूसरे ट्रायंगल की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, पहले ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरे ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर। तो उसी तरह से 3 बराबर 4, लेकिन उसको तो हमने थीटा लिया हुआ है, तो पता चला 3 और 4 दोनों पे दोनों बराबर और दोनों पे दोनों थीटा। अब जरा 9th क्लास की सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, चेक करो कि ये जो एंगल बीओसी है, एंगल बीओसी, ध्यान से देखो, बीओसी, ये वाला जो एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है और जो ये आर्क बना रहा है या कोण बीसी बना रहा है, ये वाला एंगल दुगना है इस पूरे एंगल ए के, ट्वाइस है इस पूरे एंगल ए के। और रीजन क्या है इसका? द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये क्लास 9 सर्कल की थ्योरम है, ठीक है। तो चेक करो, हमारे पास 3 + 4 मतलब बीओसी कितना है? थीटा प्लस थीटा, और ट्वाइस ऑफ एंगल इसे बीएसी लिख देते हैं, और ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। 2 से 2 चला गया, थीटा भाई हम निकाल चुके हैं, कितना? π/3। लेकिन चेक करो ये बीएसी, अरे भाई बीएसी भी तो फिर बराबर हो जाएगा आपस में, 5 और 6 लिख दोगे, 5 + 6 कितना हो गया भाई? पूरा एंगल है आपका, ये लीजिए, पहला तो 60 डिग्री पूरा हो गया। अब यहां हमको पूरा 60 चाहिए, यहां भी पूरा 60 चाहिए, देखिए अभी आ जाएगा। उसके लिए मैं करता क्या हूं, यहाँ दो एंगल डालता हूं, 7 8, यहाँ डालता हूं 9 और यहाँ 10। अब जरा ध्यान से देखो, क्या OA और OB बराबर है? OA इज इक्वल टू OB, रीजन क्या देंगे भाई? रेडियस है तो बराबर होंगे। अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। OA के अपोजिट एंगल कौन है? वो है 7, और OB के अपोजिट एंगल कौन है? वो है 5। और रीजन क्या लिखेंगे? क्लास 9th में सीखा था ट्रायंगल चैप्टर में कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन 5 तो अपने को पहले पता है 30, तो पता चला 7 में 30 हो गया। अब चेक करो, 7 30 हो गया, अब 8 निकालना रह गया। तो 8 कैसे निकालेंगे? देखो जरा, ट्रायंगल लो OMB, तो इन ट्रायंगल OMB जरा तीनों इसके वर्टेक्स एंगल को ऐड करो, 8 1 और 3 को, एंगल 8 एंगल 1 एंगल 3 और तीनों मिलाकर विनिटी। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। डालो सारे वैल्यूज, 8 तो हम ढूंढ ही रहे हैं, इसको तो रहने देते हैं। 1 कितना है? 90, सुबह कंस्ट्रक्शन लिया था। और 3 कितना है? थीटा, जो एक्चुअल में हमने 60 डिग्री निकाला था, ये लीजिए। अब 9 और 6 15, 150, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल 8 कितना हो गया? 180 माइनस का 150, तो एंगल 8 कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखना, 7 भी 30, 8 भी 30, तो 30 + 30 कितना हो गया? तो एंगल B इज इक्वल टू 7 + 8, जो कि है 30 + 30, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो, एंगल A को मैं पहले 60 डिग्री प्रूफ कर चुका हूं, एंगल B भी 60 डिग्री हो गया। जरा चेक करो, एंगल C जिसको मैंने 9 और 10 प्लॉट किया है, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर ही तो है। तो जिस तरह से मैंने 7 + 8 को 60 प्रूफ किया है, सिमिलरली 9 + 10 भी 60 होंगे, करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दूंगा? सिमिलरली जैसे मैंने 7 और 8 को 60 डिग्री प्रूफ किया है, इसी तरह से 9 + 10 भी 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अगर सेम बिल्कुल सिमिलर स्टेप ही आपको लगाने, तो फिर आपको फिर से उस काम को करने की जरूरत नहीं है। अगर उस काम को आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं तो सिमिलर लिख के डायरेक्ट उस काम को कर सकते हैं। तो चेक करो, क्या हमने तीनों एंगल A, B और C तीनों को 60 डिग्री प्रूफ तो नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो हेंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये लीजिए, ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा था, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के और क्वेश्चन देखना चाहते हैं? आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, मैक्सिमम मिनिमम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उन क्वेश्चनों को भी चेक कर सकते हैं।
और 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस भी आपको वहां मिल जाएंगे, जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।